जो कि साइंस के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं। सब इंजीनियर ग्रुप 3 में इनको 2024 में ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, और इससे भी पहले गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं साइंस के क्वेश्चंस। चलते हैं। पेट्रोलियम को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है? परिष्कृत मतलब कि उसको साफ करने की प्रक्रिया क्या है? पेट्रोलियम तो एक तो जो एक खनिज लवण होता है, तो उससे पेट्रोल को अलग किया जाता है। तो आंशिक आशवन, उस विधि को बोला जाता है आंशिक आशवन। आंशिक आशवन विधि के द्वारा पेट्रोल को परिष्कृत किया जाता है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से पेट्रोलियम को परिष्कृत किया जाता है उसे आंशिक आशवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंशिक आशवन। यह आशवन टावर या अंशाकन स्तंभ में होता है। टावर या अंशाकन स्तंभ में होता है। तेल उद्योग के बाहर आंशिक आशवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक अलग अलग घनत्व वाले तरल पदार्थों के मिश्रण को उबालने के बिंदु तक गर्म करके अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या हो जाता है? खनिज लवण को तब तक उबाला जाता है तब तक कि वो वाष्प में परिवर्तित न होने लगे, और ये स्तंभ या टावर में किया जाता है, इसलिए आंशिक आशवन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु के नाभिक में, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। क्या? द्रव्यमान संख्या। इसे ए द्वारा दर्शाया जाता है और इसे इस प्रकार लिखा जाता है, ए इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो हमारा किसी भी तत्व की परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या मालूम चल जाएगी। उदाहरण के लिए यदि एक परमाणु में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या 14 होगी। द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 14। 6 और 8 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। एक के परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करती है और यह आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार द्रव्यमान संख्या एक तत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। यह रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, मानक इलेक्ट्रोड क्षमता को किसके द्वारा मापा जाता है? मानक इलेक्ट्रोड क्षमता को पोटेंशियोमीटर के द्वारा मानक इलेक्ट्रोड क्षमता को मापा जाता है। मानक इलेक्ट्रोड क्षमता को एक पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है। यह उपकरण कैथोड और एनोड के बीच संभावित अंतर को मापता है जो सेल क्षमता बनाता है। मानक इलेक्ट्रोड क्षमता को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में डुबोया जाता है और फिर सेल क्षमता मापने के लिए पोटेंशियोमीटर, सेल की क्षमता जो होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको किसके द्वारा मापा जाता है? पोटेंशियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक क्या है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है, क्योंकि घास इतनी ज्यादा पाई जाती है, बहुत ज्यादा, और घास में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। तो इस प्रकार से हम देखें तो सेल्यूलोज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। यह पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक भी होता है। पौधे जो जितने भी पौधे हैं उनकी कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, और पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक है, इसलिए सेल्यूलोज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुल पर बहुत से लोग खड़े होने पर पुल क्यों गिर जाता है? तनाव बढ़ने के कारण। जैसे पुल पे बहुत सारे लोग खड़े होंगे या बहुत भार बहुत ज्यादा आ जाएगा तो उससे तनाव बढ़ेगा दोनों साइड से, और तनाव बढ़ने के कारण पुल टूट जाता है। पुल पर बहुत से लोग खड़े होने से क्यों गिर जाता है? यह मुख्य रूप से पुल के वजन सहन करने की क्षमता के कारण होता है। पुल की वजन सहन करने की क्षमता जितनी अधिक होगी उतनी ज्यादा लोग उस पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसकी क्षमता से अधिक अगर उस पर खड़े हुए तो पुल टूट जाए, क्योंकि तनाव होगा, उसमें टेंशन होगा। पुल को एक विशिष्ट भार के लिए डिजाइन किया जाता है, विशिष्ट भार के लिए। यदि उस भार से अधिक वजन पुल पर लगाया जाता है तो वह टूट सकता है और गिर सकता है। यह संभव है कि पुल के निर्माण में कोई दोष हो जिससे वह कम भार पर भी गिर सकता हो। अगर उसमें कुछ कमी रखी गई हो तो वो कम भार पर भी गिर जाएगा। अगर पुल को जिस प्रकार से डिजाइन किया गया, जितने भार के लिए उसको बनाया गया, उससे उतना भार तक वो सहन कर सकता है। अगर उससे अधिक भार उस पर लगा पड़ेगा तो वो टूट जाएगा। पुल के गिरने के मुख्य कुछ कारण इस प्रकार हैं। अति भार मतलब ज्यादा भार पुल पर पड़ना। पुल को एक निश्चित वजन के लिए डिजाइन किया जाता है। यदि उस भार से अधिक वजन पुल पर लगाया जाता है तो वह टूट सकता है। बहुत से लोग खड़े होने
से पुल पर वजन बढ़ जाता है। ज़्यादा लोग खड़े होंगे तो पुल पर वजन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और यदि पुल को अतिरिक्त वजन के लिए डिजाइन नहीं किया गया तो वह गिर सकता है। संरचनात्मक दोष, संरचनात्मक दोष भी हो सकता है। पुल के निर्माण में कोई दोष हो सकता है जिससे वह कम भार पर भी गिर सकता है, कम भार पर भी गिर सकता है। उसमें कुछ कमी रखी गई हो बनाने में, या कोई जो जिस प्रकार से डिजाइन होना है उस प्रकार से उसको निर्माण नहीं किया गया तो भी वह गिर सकता है। दोष सामग्री की गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता निर्माण की प्रक्रिया या डिजाइन में हो सकता है। बाहरी कारक, बाहरी कारक के कारण भी पुल गिर सकता है। पुल बहुत अच्छी से डिजाइन किया गया है, जिस प्रकार से उसको बनाना चाहिए, वो अधिक से अधिक भार बैठ सहन कर सके, लेकिन क्या हो सकता है, बाढ़ आ जाए तो पुल टूट सकता है। भूकंप या हवा जैसे बाहरी कारक पुल को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसे गिरा सकते हैं। रख रखाव की कमी, यदि पुल का नियमित रूप से रख रखाव नहीं किया जाता है, यदि उसके हिस्सों में जंग लग सकती है तो वे कमजोर हो सकते हैं, जिससे पुल का ढहना आसान होता है। लोहे के पुल भी बनाए जाते हैं, अब उनमें धीरे धीरे जंग लगने लगती है और उनका रख रखाव अगर नहीं किया जा रहा है, देख रेख नहीं की जा रही, तो भी पुल का गिरना तय है। तो ये कुछ कारक हैं जिनके कारण पुल गिर सकता है, संभावनाएं हैं।